अस्सलामुअलैकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक सियासत से भी और उसके साथ साथ वो सीनियर ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की और 2018 के आम इंतखाबात में पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। उनका ताल्लुक एक फाल सियासी ख़ानदान से है। उनके वालिद चौधरी गफूर फेडरल मिनिस्टर रहे और इसके अलावा मुतअद्दिद बार MNA रहे। उनके करीबी अजीज़ रिश्तेदार अजीज़ अकारिब भी सियासत में काफ़ी फ़ाल हैं। वो खुद सियासत में हमें बहुत फ़ाल नज़र आते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर मज़हर इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत फायजा, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, अहम सियासी फैमिली के फ़र्द हैं। आपका इलाका हरूनाबाद एक पसमानदा इलाका है जहाँ पर जानवर इंसान एक ही जगह से पानी पीते हैं। सियासत का शौक सर ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से था या आप इलाके को सर्व करने के लिए सियासत में आए? सियासत में आने की वजह क्या थी? दोनों ही वजूहत हैं। एक तो जब से होश संभाला तो पॉलिटिक्स को देखा और वालिद मोहतरम जो थे वो शुरू से ही बहुत एक्टिव थे पॉलिटिक्स में और वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थे 79 में। अच्छा। और फिर 82 में ही वाज लॉ मिनिस्टर एंड देन ही वाज एजुकेशन मिनिस्टर, देन ही वाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो हमारी जो परवरिश हुई ना, तो उसमें साथ साथ सियासत को हम बड़े क्लोजली देखते रहे। क्योंकि आई वाज इन मेडिकल कॉलेज इन 79। ओके, ठीक है ना, मेरा फर्स्ट ईयर था या सेकंड ईयर था व्हेन ही वाज चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो आप देखें ना कि जैसे ही आप जवानी में कदम रख रहे हैं और साथ साथ पॉलिटिक्स में भी हर इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, बीइंग ए स्टूडेंट भी, पूरी फैमिली फेयर है ना। ये परवरिश तो आपके घर से सियासी पूरी फैमिली फेयर है ना, बल्कि पूरा कम्युनिटी फेयर है। ये जो इलेक्शंस हैं, पंजाब असेंबली का हो, नेशनल असेंबली का हो, इट्स ए मास पार्टिसिपेशन। You are not only participating yourself, your family is participating, your whole clan is participating, you are all friends and everybody is involved in it. So इसलिए वो मेरी शुरू से ही सारी जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती थी और इसलिए वो जो है साथ साथ, हालांकि आई वाज ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, फिर मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, देन आई वाज रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं यानी कई में टीचिंग करता था। अच्छा। फिर मैंने आई रिजाइंड इन 1999। फिर मैंने फिर रिजाइन किया टू कम इनटू पॉलिटिक्स एंड टू रन दिस हॉस्पिटल, माय ओन हॉस्पिटल। आई ये मेड इट माशाल्लाह। और फिर मैंने कहा प्राइवेट करते हैं और गवर्नमेंट जॉब मैंने कहा कि वो 3-4 साल होता है ना, आपने पहले छोड़ना होता है। तो मैंने उस वक्त फिर कहा कि अभी से वो 5 इयर्स पूरे कर रहे होते हैं तो वो कर लें। अच्छा। तो फिर मुशर्रफ साहब ने माशाल्लाह लगा दिया, तो इसलिए वो फिर सारा इलेक्शन के वो मैं ना ले सका हिस्सा। तो 10 साल मुशर्रफ के बाद देन आई पार्टिसिपेटेड। अच्छा, तो सर MBBS जो था, क्योंकि सियासी तरबियत या सियासी परवरिश मैं कहूँ वो तो आपकी बचपन से घर से स्टार्ट हो गई थी, तो MBBS करने का मतलब घर वालों के कहने पे आपने किया? आई वाज द मोस्ट, यानी आप कह लेना जो मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं ना अपनी क्लास के, वो फिर उनको उस वक्त यही होता था कि भाई आपने मेडिकल जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। दो ही बचते थे। आई ऑलवेज यानी जो है ना टॉप माय क्लास, इवन इन मैट्रिक आई वाज सेकंड इन बोर्ड। तो तो इसलिए आई यानी ज्वाइन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एंड देन वो फिर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज। जी जी। वो एक रूट होता है ना, जो है आपने FSC करनी है, फिर आपने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, फिर आपने KE मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, और ये सारा रूट था। तो उसके बाद फिर आ गए हम, ऑर्थोपेडिक्स वाज माय चॉइस। आई रियली गॉट इंटरेस्ट इन द ऑर्थोपेडिक्स। सर, इसकी कोई खास रीजन? व्हेन आई जॉइंड ऑर्थोपेडिक्स एज ए मेडिकल ऑफिसर, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा रिलीफ आप पेशेंट को देते हैं। इन मेडिसिन जब मैंने आपने ज्वाइन किया तो मेडिसिन में हम दवाइयाँ दे रहे होते थे, मरीज कभी कहता मैं ठीक हुआ, कभी नहीं हुआ। यहाँ पर एक हड्डी टूट के आई है, आपने उसको ऑपरेट किया है, 1.5 महीने बाद वो भागा फिर रहे हैं, तो वो फिर बड़ी खुशी होती थी कि दिस इज रियल जॉब। सर, काफी डिफरेंट फील आपने इसमें से मेडिकल सर्जरी में, मेडिसिन में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा। अच्छा। मैंने शुरू मेडिसिन से किया था, लेकिन देन आई गॉट बोर्ड। मैंने कहा ये सारा दिन वो नॉर्थ मेडिकल वार्ड में ना जब हमारी इमरजेंसी होती थी, तो इतने सीरियस पेशेंट्स आते थे कि रात को
टर्मिनल स्टेज पे मेयो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, जब बिल्कुल मरने वाले होते हैं ना, मरीज उनको उठा के मेयो हॉस्पिटल में सारे पाकिस्तान से वो मरीज ला देते थे। अच्छा, वो वहाँ पे हमने पेशेंट्स को दाखिल करना और रात को 5-6 डेथ सर्टिफिकेट्स बना के सुबह तक वो उनको फारिग करना ना, तो मैंने कहा ये क्या काम है। हाय हाय। तो इसलिए आई गॉट बोर्ड विद द मेडिसिन एंड आई जॉइंड ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स में कोई मॉर्टेलिटी नहीं है, इसमें आप ऑपरेट भी कर रहे हैं, लिम्ब सर्जरी ज्यादा है, तो आई नेवर, देयर इज नेवर एनी इंसिडेंस ऑफ टेबल डेथ, नेवर in my whole career of almost 40 years as an orthopedic surgeon, there is no table death कि जिसको आप कहें कि जी टेबल पे कुछ हो गया। सर लेकिन बहुत सारे लोग सर्जरी के बाद जो रिकवर नहीं कर पाते वो घर में पड़े पड़े बेड पे ही। that is the type of the accident and the fractures। अगर आपका इनिशियल एक्सीडेंट इतना शदीद हुआ है अच्छा कि आपके बिल्कुल शैटर्ड हो गए हैं जॉइंट्स भी, तो फिर उसमें लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी यानी उसमें रहती है, कॉम्प्लिकेशंस भी रहती हैं, स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी बहुत एडवांस कर गई है। अब आप देखें ना, आप हिप जॉइंट रिप्लेस कर रहे हैं, आप नी जॉइंट रिप्लेस कर रहे हैं, हर जोड़ बदल रहे हैं, हड्डियां भी आप लगा रहे हैं, और बहुत हमारे अपनी यानी लाइफ टाइम में मैं हॉस्पिटल में व्हेन आई जॉइंट, तो हमारे मुझे याद है ट्रैक्शन लगा के मरीज लटाए होते थे 2-2 महीने। हाँ, फ्रैक्चर हो गया ना, तो ट्रैक्शन टेबल पे उस वक्त नहीं थी फैसिलिटीज, और ये तो अब हुआ है कि हम नेक्स्ट डे ऑपरेट किया, 48 घंटे में 80% मरीज घर चले जाते हैं। उस वक्त नहीं था ऐसा, उस वक्त तो आपके ट्रैक्शन टेबल्स होते थे, ट्रैक्शन बेड स्पेशल ऑर्थोपेडिक्स के होते थे, जिसमें 2-2 महीने मरीज वहां पे वार्ड में गुजारते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी चीज़ें एडवांस हो गई हैं। अच्छा सर, वैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्योंकि आप सियासत में भी उतने एक्टिव हैं, डॉक्टरी में भी, सियासत करना ज़्यादा मुश्किल है क्या डॉक्टरी करना? सियासत इज more difficult than medicine, naturally there's a public dealing, there's you see solving the problems of masses at the grassroots level, और हमारे मसाइल आपको पता है कितने ज़्यादा हैं, और मेरे इलाके के जो जनूबी पंजाब का आप कह लें कि पहला ज़िला है, और जनूबी पंजाब वाले हमें अपने हिस्सा नहीं मानते, और सेंट्रल पंजाब वाले हमें कहते हैं आप जनूबी पंजाब का हिस्सा है, तो हम दरमियान में सैंडविच है। भावनगर का जो ज़िला है ना, बदकिस्मती से सतलुज के इस तरफ है, मेन जो आपकी रोड जा रही है वो मुल्तान रोड जा रही है, मोटरवे परे जा रही है जो नई बनी है, तो हम तो बिल्कुल बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ ये कसूर से शुरू हो जाए ना, तो ये जो साथ साथ इंडिया के बॉर्डर के इलाके चलते हैं ना, दीपालपुर, उकाड़ा, फिर आगे आ गया भावनगर से आगे आ गया भावलपुर, ये बेचारे जो लेफ्ट साइड के सारे इलाके हैं ना जी, ये आप समझ लेना इनको को प्रॉपर रोड जाती है, मेन स्ट्रीम में नहीं है। हम वहां से जो आप कह लें कि छोटी सड़कें जो हैं उन पे हम जो है वो सफ़र करते हैं, तो फिर वहाँ का पानी का मसला, मेरे इलाके का अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ब्रैकिश है, वो खारा है, और नहरी पानी की शदीद कमी है, क्योंकि हमारी जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन द हाकड़ा नहर, और हेड सुलेमान की से ये जो हेड बल्लो की से एक लिंक रोड नहर जाती है, उससे सारा पानी उस इलाके को सैराब होता है। अच्छा। तो वो उसकी भी कमी है, और बहुत मसाइल हैं। अच्छा सर, 10 घंटे की ड्राइव पर मेरा ख्याल है कि आप नहीं, इट्स नॉट 10 hours, इट्स 6 hours इन द रश आवर्स। अच्छा, अगर आप सुबह निकल जाएं तो फिर आप 4.5-5 घंटे में भी चले जाते हैं। ओके, तो सर उसके साथ साथ आप इतने फाल डॉक्टर भी हैं, तो हल्के को कैसे टाइम देते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? I go regularly to my constituency after fortnightly, मैं हर 2 हफ्ते बाद जाता हूँ। अच्छा। और जो है खुशी गमे के मौके पर तो फिर फौरन जाना पड़ता है। बिल्कुल। सफ़र पे बहुत जिस तरह के आप रोड्स बता रहे हैं उधर, जी वो एक है बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसाइल है। सिर्फ यानी ये नहीं कि लोगों की आप देखें ना, ट्रेवलिंग टू लाहौर is difficult, traveling to भावलपुर is difficult, और हमारा खुशकिस्मती से बहुत अच्छा एग्रीकल्चर एरिया है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉटन हम पैदा करते हैं, और गंदम हमारा ज़िला पैदा करता है। आपको ये सुन के खुशी होनी चाहिए, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम देखें
कि हमें फैसिलिटीज़, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत तबाह हो गया है। हमारे जो हैं यूनिवर्सिटीज़, कैंपसेस, इंडस्ट्रियल एरियाज़, मोटरवे से कनेक्शन, पानी की कमी और इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि असम्बली के फ्लोर पर हर वक्त मैं अपने इलाके के मसाइल को उजागर करता रहूं और उसका बताता रहूं। जैसे अभी हालिया बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिससे कॉटन की हमारी कोई हज़ारों एकड़ जो नरमे की फसल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अच्छा, पहले से पता भी था आ गई होंगे? नहीं, बारिशें हुई, बस वो तो एक कुदरती आफत है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि उन लोगों को अब हमारी जो कॉटन की जो प्रोडक्शन होगी इस साल वो कम होगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप मतलब सही आपने बताना है कि आपको मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है आपकी सलाहियत की वजह से, काबिलियत की वजह से मिला, या इसलिए कि आपकी फैमिली का एक असर रसूख है मुस्लिम लीग नून में? किस वजह से आपका टिकट? वो सारी वजूहत है। उसकी वजह ये है कि बैकग्राउंड मुस्लिम लीग का है शुरू से। तो फादर भी सारे इलेक्शंस मुस्लिम लीग से लड़ते रहे। अच्छा। और फिर दरमियान में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज कर ली थी, वो चिश्तियाँ चले गए थे फादर। जी सर, पीपल्स पार्टी में ज्वाइन की थी जी। दरमियान में फादर ने जो लास्ट इलेक्शन लड़ा था वो पीपल्स पार्टी से लड़ा था। तो ये हमारा हल्का जो आबाई हल्का था, ये कुछ अरसे से हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे इसमें। अच्छा। तो फिर मुझे पार्टी ने जो सर्वे करवाए वहाँ पर, जो पब्लिक सर्वे करवाए, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे, बल्कि वो इनके जो थे खुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो है किसी को भेजा कि भाई वो डॉक्टर मजहर कौन है, मेरी मुलाकात करवाए, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन द रीजन। वाह। तो वो मैं जाता था, लोगों के मसाइल सुनता था, मेडिकल कैंप करता था। मैंने अपना राब्ता नहीं ख़त्म किया था अपने इलाके से। सबसे बड़ी बात, आई ऑलवेज गो देयर। जब मैं नहीं था कुछ भी, माय फादर वाज द MNA फ्रॉम चिश्तियाँ। अच्छा। लेकिन ये हल्के में मैं चाहता रहा। वाह। हर 2-3 हफ्ते बाद जाना, लोग सर याद रखते कैंप करना, लोगों से मिलना। तो वो फिर देन वो जो है वो एक फैमिली बैकग्राउंड, एक मेरा अपना इंटरेस्ट, एक लोगों का सर्वे। तो वो जो देखते हैं ना ये टिकट्स देने से पहले, बिल्कुल। तो फिर इन्होंने खुद PMLN ने खुद मेरी भी ख्वाहिश थी और मुझे खुद अप्रोच किया। वाह। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको हमने टिकट देना है। अरे वाह। मैंने कहा इट्स ओके, दे। जबरदस्त। तो ये मेन रीजन है आपकी अपनी काम जो है। जी जी, वो जो है वो सारी फैक्टर्स हैं। अच्छा सर, ज़िले का ये जो सियासी पस मंज़र है इसके बारे में बताएं कि इसका सियासी पस मंज़र क्या है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर पार्टीज़ बदलते रहते हैं। लालिका फैमिली हो, वटू फैमिली हो, मतियाना फैमिली हो, जो लोग बेहतर पोजीशन में नज़र आते हैं, बरसर इक़्तिदार नज़र आते हैं, वो उसमें जाने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता। जब आप एक पार्टी में होते हैं तो यू ट्राई टू रिमेन इन दैट पार्टी। बेसिकली जब मार्शल लॉ आया ना, जो मुशर्रफ का, तो उसने फिर जब भी मार्शल लॉ आता है ना, मार्शल लॉ में होता ये है कि दे ट्राई टू ब्रेक द पार्टीज। अच्छा। मुशर्रफ साहब आएंगे तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी कि मैं PMLN को बिल्कुल डिसइंटीग्रेट कर दूं। ठीक है ना। हमारे लीडर्स पे इन्होंने केसेस बनाए, उन्हें मुल्क बदर कर दिया और उन्हें 10 साल के लिए, 11 साल के लिए उन्हें कहा कि आपने मुल्क में एंटर नहीं होना। उन पे केसेस बना दिए। अब जो पीछे पार्टी है वो अब क्या करे? पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकली जिंदा रहना है, वो फिर देन दे ट्राई टू फाइंड द वेज कि हम कुछ ना कुछ अपनी मौजूदगी रखें। क्योंकि अगर आप इलाके में छोड़ देते हैं पॉलिटिक्स तो फिर आप वो जो है कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती, फिर वो कुछ और लोग एंटर हो जाते हैं। फिर लेकिन लोग लोटे की भी तो स्टैंप लगा देते हैं ना कि इसने तो पार्टी बदली थी, वफादारी बदली थी। यस, ये देखें ना अभी हमारे साथ इलेक्शन में क्या हुआ है। अभी हमने ये जो लोग जिन्होंने अपनी पार्टी से मुनहरफीन थे, जो PTI से हमारे साथ मिले, हाँ जी, मैं तो उन्हें लोटा नहीं कहता, वो इसलिए कि वो मुजाहिद थे। क्योंकि एक बरसर इक़्तिदार पार्टी को छोड़ के आए ना हमारे पास। हमारे लोग तो जो छोड़ के जाएं एक गवर्नमेंट की तरफ, उनको आप लोटा कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कि वो किसी ग्रीड में गए, किसी पावर के लिए गए, डेवलपमेंटल फंड्स के लिए गए। सही। लेकिन जो हुकूमत से आ जाए तो इट मींस कि वो इतने मायूस हुए अपनी पार्टी से कि उन्होंने हमें ऑप्ट किया। तो उन्होंने तो बल्कि जुर्रतमंदाना कदम उठाया ना। तो वो, लेकिन उसको जो है लोगों ने उनको, उनकी अपनी पार्टी तो नेचुरली उनके जो वर्कर्स होते हैं पसंद नहीं करते कि हमारा लीडर किसी और पार्टी में चला जाए। अच्छा। तो वो हमारे पास आ गए। अब हमें उन्होंने वोट किया, फिर वो 20 सीट हो गए।
ठीक है, अब 20 सीटों के हमारा, अब उनको हमारा तो हम तो उनका साथ नहीं ना जोड़ सकते थे। अच्छा, वी हैव टू गिव देम द टिकट्स। सर लेकिन आप लोग नहीं समझते कि ये आप लोगों की पार्टी की गलती थी उन लोगों को टिकट देना, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी में से बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे, उन्होंने में चले गए। आपको पता है ये जो पीटीआई के लोग जीते उनमें से आप लोगों के 6 या 7 वो लोग हैं जो हमारे टिकट होल्डर्स थे जी, जिन्होंने, क्योंकि हर इलाके में धड़ेबंदी की सियासत है। एग्जैक्टली, पार्टी बाद में आती है, बिल्कुल, धड़ा पहले आता है। अच्छा, जो है ना हमारी रूरल बैकग्राउंड में, बिल्कुल, वो धड़े को नहीं आप छोड़ सकते। अच्छा, हाँ, वो जब आप धड़े को छोड़ेंगे तो वो पार्टी किसी और को उस धड़े की टिकट दे देगी। हाँ, क्योंकि आपकी विनिंग होती है आपका धड़ा प्लस पार्टी प्लस चीजें। सर ये पेरिफेरी में सिर्फ पार्टी टिकट पे नहीं आप जीत सकते। ओके, इट्स द ग्रुप, बिल्कुल ठीक है, एंड देन द पार्टी, सही, पार्टी बाद में आती है, मिक्सअप, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलके। कि सर आप समझते हैं कि ये गलती थी उन लोगों को टिकट देना, लेकिन जिस तरह से शिकस्त हुई और पंजाब में लाहौर में मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। पहले मेरी बात सुने, आप लोग बहुत एक्सैजरेट कर रहे हैं। नहीं ये हमारी 20 सीटें हमारी नहीं थी। ओके, इससे एग्री करती हैं? जी जी, ये वो सीटें थी जिसमें हमारा या तो कोई कैंडिडेट नहीं था या पीटीआई के लोग जीते थे, ठीक है ना। उनमें से 5 हमने ले ली, 4 निकालने की बात थी। 5 तो हमने ले ली ना, 15 उनको गई ना। अच्छा, वो आधे ग्लास तो भरे हुए ग्लास और खाली ग्लास वाला बात। आप ये ना सोचे कि पंजाब हमारा कुछ जागीर है। अच्छा, इट्स नॉट द पॉलिटिक्स, नॉट लाइक कि आप लोगों के, वो उनकी सीटें थी, वो लोग, फिर हमने पार्टी टिकट अपने लोगों को नहीं दिया। अच्छा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, बहुत सारे फैक्टर्स, फिर महंगाई का फैक्टर जो हमने सख्त इकदामात लिए। सर इस पे हम बात सख्त इकदामात लिए। देखिए ना, हमने जब हुकूमत संभाली, आप इसी तरह कह लें कि बिल्कुल नाकाम हुकूमत जो कि मुल्क को बिल्कुल ब्रिम ऑफ द कोलैप्स और एट द बिल्कुल ब्रिंक ऑफ द, आप कह लें कि डिफॉल्ट होने पे हमें हुकूमत दी गई। क्यों आए लोग हमारी तरफ? सर तो क्यों आए? कोलैप्स होने को था, आपने हुकूमत, आपको नहीं लगता लेनी नहीं चाहिए थी? बचाते हम, किसने हार्ड फेल, इन्होंने तो नहीं किए। ये तो 100 अरब के, बहुत मुश्किल, आपको अंदाजा लगाएं कि 1 महीने में 100 अरब का कर्जा पड़ा, सिर्फ इस बात पे कि खान साहब ने IMF को साइन कर दी और इधर पेट्रोल सस्ता कर दिया, सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए। और अब जब आप लोगों ने महंगा किया, रियासत को भूल गए, रियासती इदारे तड़प उठे कि भाई ये रियासत तो कोलैप्स कर जाएगी। देन इनकी पार्टी के लोग, इनके अलाइज, इनके इत्तेहादी, कोई गैर आईनी तौर पे हमने इन्हें नहीं निकाला। वो सबने कहा कि मुल्क जा रहा है, खुदा का खौफ करें, आपने पाकिस्तान बनाया था, आपने ही पाकिस्तान बचाना है। तो वी हैड टू टेक दिस हार्ड स्टेप्स। ये होता है, हमने इतने सख्त इक़दाम लिए, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क मुस्तकम हो जाए। पॉलिटिक्स होती रहेगी, पॉलिटिक्स होती रहेगी। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, मुल्क को किस हद तक बचाया, ये जानेंगे ब्रेक से वापसी पर।